अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम होता क्या है बेसिकली? हेल्प सिंड्रोम की आपने 3 चीज़ें याद करनी होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके वर्ड में ही मौजूद है। हेल्प की स्पेलिंग जैसे देख लें HELLP। हेल्प सिंड्रोम में आपने 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। आपने याद रखना होता है H फॉर हीमोलाइसिस, EL फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड LP इज़ लो प्लेटिलेट। तो H हो गया हीमोलाइसिस, EL हो गया एलिवेटेड लिवर एंजाइम, LP हो गया लो प्लेटिलेट। तो लो प्लेटिलेट काउंट है, लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हैं और हीमोलाइसिस हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं हेल्प। होता क्या है बेसिकली, अगर हम देखा जाए तो आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें याद रखनी होती है वो आपने याद रखनी होती है हेल्प सिंड्रोम की केसेस के आपको मिलता कब। देखिए हेल्प सिंड्रोम जो है ये जो है किस हेडिंग में आप पढ़ रहे होते हैं, ऑब्स या गाइनी में। तो हम ऑब्स में जो है इसको इस हेडिंग में पढ़ रहे होते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की हेडिंग में। जो ये हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की हेडिंग में आपने हेल्प पढ़ना होता है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि जो इक्लेम्शिया या प्री इक्लेम्शिया का जो पेशेंट होता है, इक्लेम्शिया को छोड़ें, प्री इक्लेम्शिया का जो पेशेंट होता है वो यूजली प्रेजेंट करता है 2 to 4% केसेस में विद हेल्प सिंड्रोम। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई पूछ ले कि कौन सी कंडीशंस में आपको हेल्प सिंड्रोम मिलता है, तो आपने याद रखना है कि जो हेडिंग भी दी हुई है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, इसमें मेनली हाइपरटेंशन का ही पार्ट है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर का पार्ट है और ये यूजली प्री इक्लेम्शिया के पेशेंट्स मिलता है। लेकिन ये नहीं कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्री इक्लेम्शिया का जो पेशेंट होगा वही हेल्प सिंड्रोम के साथ आएगा, नहीं, ये एज एन इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखें इसकी साइंस, पहले साइंस देख लेते हैं, सिम्टम्स चलिए पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो आपको जो पेशेंट फील करता है और जो डॉक्टर देखता है वो साइन होते हैं। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जो हैं वो आपके पास आते हैं एपिगेस्ट्रिक या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। तो जो पेशेंट होगी वो किस कंप्लेंट के साथ आएगी, वो कहेगी कि मेरी जो लिवर की जगह होती है, एक तरीके से लिवर ही की जगह है बिकॉज इसके अंदर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होता है। तो हम कहते हैं कि इसको एपिगेस्ट्रिक पेन भी हो सकता है या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी हो सकता है। उसके साथ पेशेंट जो है वो ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग के साथ आती है। तो जो मेन जो आपके पास जो 4 कंप्लेंट्स होती हैं जिसके साथ पेशेंट आएगी वो कहेगी, यानी कि आप इमेजिन करेंगे एक पेशेंट आपके पास आई है, वो कहती है कि प्रेग्नेंट पेशेंट है, वो आपके पास आती है, वो कहती है कि मेरी जो है पेन हो रहा है मुझे, वो तो कहेगी कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, सिंपल सा कहेगी। आप देखेंगे, आप जब एग्जामिनेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके राइट अपर क्वाड्रेंट या फिर एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन मिलेगा आपको, या फिर एग्जामिनेशन पे आपको राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगेस्ट्रिक दोनों में से किसी एक जगह आपको पेन मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे तो आपको पेशेंट बोलेगी कि मुझे नॉजिया वॉमिटिंग भी हो रही है, जो कि आपको नॉर्मल लगता है कि हाँ नॉजिया वॉमिटिंग तो हर ट्राइमेस्टर में तकरीबन नॉर्मल ही होती है। लेकिन फिर आप आ जाते हैं उसकी साइंस पे। अब साइंस क्या होते हैं बेसिकली, साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब आप देखते हैं तो आपको वही टेंडनेस मिल जाएगी राइट अपर क्वाड्रेंट में रीजन में, और फिर आप जब इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको बीपी इंक्रीज़ मिलेगा, या फिर दूसरे जो प्री इक्लेम्शिया के साइंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो प्री इक्लेम्शिया में क्या आपको साइन मिल जाते हैं या फिर आपको मिल जाता है कि इसका पेशेंट का बीपी इंक्रीज है। तो आपने याद रखना है इसके साइंस कि आपके पास होगा बीपी इंक्रीज होगा और प्री इक्लेम्शिया के आपको साइन मिलेंगे। डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? डिफरेंशियल्स की बात करें तो इसके अंदर आपके पास अगर सर देखिए, हम ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट आ रही है, वो कहती है कि मुझे जो है वो पेट में दर्द है, मुझे नॉजिया वॉमिटिंग हो रही है। आप एग्जामिनेशन करते हैं तो आप उसको देखते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन भी मिल रहा है और फिर आप देखते हैं एपिगेस्ट्रिक पेन भी मिल रहा है उसको। फिर आप कहते हैं कि उसका बीपी भी हाई, आपको साइन में आपने देखा कि उसको बीपी हाई मिल रहा है, आपको प्री इक्लेम्शिया के दूसरे साइन मिल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट जो है वो हेल्प की ही पेशेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो पेशेंट किसी और कंडीशन के साथ आई हो। तो फिर आपने जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर कोई एग्जाम में पूछे तो क्या है, तो उसमें अंदर TTP आ जाता है, विच इज़ थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एंड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी है, जिस HUS हस जिसे कह रहे होते हैं, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम एंड TTP विच इज़ थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। देन आपके पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट आ जाती है। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जाहिर सी बात है जो हमने जब जो इक्लेम्शिया के पेशेंट होते हैं उनकी जो मोस्ट कॉमन, ये BCQs वगैरह में भी आ रहा होता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इक्लेम्शिया की पेशेंट की होती है वो होती है सेरिब्रल हेमरेज या फिर पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा को आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन BCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सेरिब्रल हेमरेज इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लेम्शिया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हेल्प सिंड्रोम की वो स्ट्रोक है।
अब स्ट्रोक की जहाँ तक बात हो रही है, तो स्ट्रोक आपने जब आप न्यूरो साइंस पढ़ते हैं मॉड्यूल, तो उसके अंदर आपने स्ट्रोक पढ़ा होता है। तो स्ट्रोक के अंदर दो तरीके की स्ट्रोक की कैटेगरीज होती हैं। एक होता है स्किमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, और उनमें आपको कन्वर्जेंस भी मिलते हैं, या हेडेक भी मिलता है, कन्वर्जेंस भी मिलता है। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर तो है, यानी कि जब भी पेशेंट का बीपी हाई होता है तो वो पेशेंट, आपने देखा होगा स्ट्रोक के पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, सीवीए होता है स्ट्रोक, सेरिब्रोवास्कुलर जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होता है। अब इसके अंदर जो है नहीं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं ऑफकोर्स उनका बीपी हाई तो होगा ही। जब उनका बीपी हाई होगा तो उनके अंदर चांसेस होते हैं स्ट्रोक में जाने, यानी कि एक आम बंदा भी अगर उसका बीपी हाई होता है, हाइपरटेंसिव होता है, तो वो स्ट्रोक में जाता है। उसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशन होगी कि वो स्ट्रोक में जा सकती है। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन हेल्प सिंड्रोम। तो जो डेथ जो होती है हेल्प सिंड्रोम में, उसका मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक हो सकता है एक, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट जो है वो स्ट्रोक में जा सकती है, डी जो है वो आपके पास जा सकती है, जो है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग जो है वो कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, क्लॉटिंग नहीं कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, उसमें भी जा सकती है। प्लेसेंटल एब्रेप्शन हो सकती है, जिसे आप प्लेसेंटल एब्रेशन हो सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। तो कौन कौन से 5 कॉजेज होते हैं जो आप हम अभी याद कर लेते हैं। वन इज स्ट्रोक, सबसे पहले आपके पास स्ट्रोक में जा सकती है पेशेंट, उसको DIC हो सकता है। उसके बाद उसको प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, उसके अंदर ARF विच इज़ एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, फिर से स्टिल बर्थ हो सकती है। तो 5 अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, अगर कोई आपके पास आपको सवाल आ जाता है कि आप मुझे बताएं, जो हेल्प सिंड्रोम की पेशेंट है, एक पेशेंट आती है प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर हेल्प सिंड्रोम की वो पेशेंट है, उसकी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस बताएं, तो आपने 5 मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस बोल देनी है कि स्ट्रोक में जा सकती है, DIC में जा सकती है पेशेंट जो है वो प्लेसेंटल एब्रप्शन में भी जा सकती है, एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकती है, और स्टिल बर्थ में जा सकती है पेशेंट। सही है। फिर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट जो है हेल्प सिंड्रोम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट आप ऐसे करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो किसी भी केसेस में कहीं भी आपने प्रॉम्प्ट डिलीवरी अटेंड कीजिए। देखिए, एक्लेम्शिया हमेशा रखें, जो एक्लेम्शिया के पेशेंट्स होते हैं वो भी किसी भी स्टेज पे आएँ, सबसे पहले तो आप उनको मैनेज करते हैं, उनकी मैटरनल और फीटल मैनेजमेंट होती है, यानी कि आप उसको डिस्ट्रेस से बचा लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक मैनेजमेंट होती है किसी की भी, कि आपने उसका बीपी जो है, आपने ABC यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने मेंटेन कर ली, आपने उस पेशेंट का जो है वो उस पेशेंट को IV मेंटेन कर लिया, आपने उसको BP कंट्रोल कर दिया, आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे दी, जो कि एक नॉर्मल मैनेजमेंट है कि आप जो पेशेंट होती है उसको इन सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे बचाने के लिए, फीटल को भी और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, आप पहले फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस से बचाने के लिए आप उसको मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद जो है ना आप प्रॉम्प्ट, लेकिन आपका जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है डिलीवरी। हमेशा याद रखिएगा, चाहे एक्लेम्शिया का पेशेंट हो, चाहे हेल्प का पेशेंट हो, आपने फीटस को बचाने के लिए हमेशा आपने उसकी डिलीवरी करनी होती है। किसी भी जेस्टेशन एज में आपके पास हेल्प का पेशेंट आए, हेल्प सिंड्रोम के साथ आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है, किसी भी, चाहे टर्म पेशेंट है या उससे पहले आ रही है, किसी भी जेस्टेशन एज पे आ रही है, आपने उसकी डिलीवरी करनी है। डिलीवरी कैसे करनी है आपने? आप चाहे आप उसकी C-सेक्शन भी कर सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी भी कर सकते हैं। अगर आपको सर्विक्स जो है मैंने पहले जो है एक्लेम्शिया में पॉइंट आया था जब एक्लेम्शिया का टॉपिक था, कि अगर आपने डिलीवरी करनी है तो अगर वो पेशेंट उसकी सर्विक्स को आप एग्जामिन करते हैं और सर्विक्स उसकी जो है फेवरेबल मिलती है तो आप उसको जो है वजाइनल डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन अगर वो फेवरेबल नहीं मिल रही है तो फिर आप उसको जो है वो उसको छोड़ देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप करते हैं उसकी C-सेक्शन। अच्छा, फिर अगर 30, ये देखें, ये जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 32 वीक्स की जेस्टेशन का पेशेंट था, जो बीबी है, जो फीटस है, वो 34 वीक्स में आपने उसकी डिलीवरी कर ली, क्योंकि आपने देखा पेशेंट जो फीमेल है, जो पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, वो बेसिकली हेल्प सिंड्रोम उसको हुआ है, और आपने देखा कि यार ये जो बेबी है वो 34 वीक से पहले जो है वो बर्थ उसकी हो गई है। तो जाहिर सी बात है 34 वीक से पहले उसकी फीटल लंग्स जो हैं, जो फीटस की जो लंग्स हैं वो मेच्योर नहीं होंगे। तो जब वो मेच्योर नहीं होंगे तो उसके लिए आप स्टीरॉइड्स देंगे। तो स्टीरॉइड्स में बीटामीथासोन, ऑलवेज रिमेंबर विच काइंड ऑफ steroid you gave to a baby, to a fetus, जो कि आपके पास बिफोर 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है पैदा होता है,
बर्थ उसकी होती है बिफोर 34 वीक से, अगर वो पहले पैदा होगा तो आपने उसको स्टीरॉइड्स देने ही देने। और कब देने आपने इसको देने होते हैं, फीटल लिंग मेच्योरिटी के लिए देने होते हैं, क्योंकि आप 34 वीक से पहले बेबी के जो लंग्स होते हैं, फीटस के जो लंग्स होते हैं मेच्योर नहीं होते, तो आप उसको स्टीरॉइड देते हैं। स्टीरॉइड्स में हमेशा जो BCQs में स्पेशली 4th ईयर वालों को तो ये आते ही क्वेश्चन कि कौन सा आप स्टीरॉइड्स देते हैं, तो आप बीटा मीथासोन देते हैं, डेक्सा या बीटा दोनों में से कोई भी ऑप्शन मौजूद है तो आप वो स्टीरॉइड्स देते हैं। तो स्टीरॉइड्स आप इसलिए भी देते हैं कि एक तो फीटल लिंग मेच्योरिटी भी, पोस्टपार्टम जो नॉर्मलाइजेशन थे लिवर एंजाइम्स और प्लेटिलेट काउंट, उसके लिए भी आप दे रहे होते हैं। पहला तो रीज़न आपका यही होना चाहिए फीटल लिंग मेच्योरिटी, दूसरा जो है वो लिवर एंजाइम्स और प्लेटिलेट काउंट के लिए। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्लेटिलेट ग्रोथ फैक्टर और प्रीक्लेम्शिया। जो प्लेटिलेट ग्रोथ फैक्टर होता है ना, वो बेसिकली VEG, आपको पता है VEGF वर्चुअल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की फैमिली से जो है ना प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर बिलोंग करता है। ये एंजियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, तो न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करा रहा होता है कौन, PGF, विच इज़ द पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ VEGF। अगर किसी पेशेंट में आपके पास आप जो प्री क्लिम्शिया के पेशेंट होते हैं ना, मोशन के अंदर जो PGF विच इज़ प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर वो कम होता है, तो लो PGF लेवल जो है वो एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्री क्लिम्शिया का पेशेंट आ रहा है, प्री क्लिम्शिया का अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है ना, तो उसके अंदर